जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 7 विषय जो है सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। पूरा लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है वो बहुत अच्छे तरह से जो है तैयारी करवाया जाता है। चैनल में जुड़ जाइए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, सारा का सारा चीज तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र, आखिर ये लोकतंत्र क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो हम लोग शासक चुनते हैं, हाँ, जो शासक मतलब सरकार को जो चुनते हैं ना, वो सरकार चुना जाता है लोगों की इच्छा से। मतलब लोग जिसको चाहते हैं, हाँ, लोगों के द्वारा जो चुना हुआ शासक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। मतलब कि यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोग की सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब आम लोग जो है, आम नागरिक जो है, उनकी सहमति से जो है वो शासक को चुना जाता है। और यहाँ निर्णय जो है वो जनता की सहमति से उसके हित में लिए जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। मतलब जनता के लिए जो है जनता शासन करेगी। जनता अपने नीति मतलब अपने विचार करके जो है अपने एक प्रतिनिधि को चुनती है। और यहाँ शासन की जो है एक व्यवस्था है ना। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का व्यवस्था है जिसमें कि आम लोगों का, आम नागरिक की जो है सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब वो लोग सहमति करेंगे तभी जो है वो हम लोग शासक को चुन पाएंगे। अब यहाँ निर्णय जनता के सहमति के लिए और उनके हित के लिए लिए जाते हैं। और ये निर्णय जो है वो जनता के लिए ही लिया जाता है। मतलब जो जनता के लिए जो अच्छे कार्य करेगा, जो जनता के लिए जो है बढ़िया रहेगा, उस व्यक्ति को फिर जो है वो शासक के रूप में चुना जाता है। मतलब सीधा सीधी कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र लोगों द्वारा चुने गए शासक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। अब इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। अब लोग जिसको चुनेंगे, है ना, लोग जिन शासक को चुनेंगे वो डायरेक्ट भी चुन सकते हैं और इनडायरेक्ट तरीका से, मतलब प्रत्यक्ष या फिर तो अप्रत्यक्ष, दोनों किसी भी तरीका से चुन सकते हैं। तो प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित जो है वो प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय जो है स्वयं जनता लेती है। मतलब प्रत्यक्ष अगर चुनना है, डायरेक्ट अगर चुनना है, तो जितना भी निर्णय लेना है शासन से संबंधित, जो भी निर्णय लेना है वो जनता क्या करती है? स्वयं लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीका में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष भागीदारी में यह निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ हम लोग को मान के चलिए कि अगर हम लोग को अगर केंद्र सरकार को अगर चुनना है ना, केंद्र सरकार को अगर चुनना है, तो हम लोग के भारत में क्या होता है कि हम लोग अप्रत्यक्ष तरीका से चुनते हैं इनको, है ना। डायरेक्ट हम लोग जो है वो केंद्र सरकार को वोट नहीं देते हैं, बल्कि उनके प्रतिनिधि को हम लोग वोट देते हैं। और उनके प्रतिनिधि भी चुनते हैं कि सरकार जो है वो किसको बनाना है। सो ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष तरीका में क्या होता है कि एक ग्राउंड रहेगा, वहां सभी लोग नागरिक जमा हो जाएंगे, जो जो शासन बनना चाहेंगे वो एक जगह खड़ा हो जाएंगे। और यहाँ लोग डायरेक्ट चुनते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग अप्रत्यक्ष तरीका से हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है ना फिर जो है वो अपने मतलब जो सरकार बनेगा उसको चुनता है। तो अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। और जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनको चुनाव जनता करती है ना। मतलब जनता जिसको, मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है वो फिर जाके सरकार को चुनती है। इस तरह से तो ये जनप्रतिनिधियां जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इन्हें समय समय पर जनता के बीच में जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य भी होता है। जैसे कि हम लोग अभी समझते हैं कि हम लोग डायरेक्ट, जैसे कि अभी वोट हुआ तो डायरेक्ट हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए, ठीक है, हम लोग उनके प्रतिनिधि को वोट दिए। उनके सांसद जो थे उनको हम लोग वोट दिए, और वो जिनके सांसद ज्यादा, जिस पार्टी के सांसद ज्यादा जीते, मतलब जो बहुमत हासिल किया, उनकी सरकार बने। लेकिन हम लोग जो है निर्णय नहीं लेंगे कि मतलब आखिर केंद्र में सरकार किसको बनाना है। जो वहां जिसको हम लोग वोट दिए वो सारे लोग जो है वो निर्णय लेंगे कि आखिर सरकार किसको बनाना चाहिए। इसको, और जिसको हम लोग वोट दिए हैं, जो सांसद को हम लोग वोट दिए, वो हम लोग के बीच में आके जो है वो जनता के, लोग के बीच में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं है सारा चीज। आज विश्व में अधिकांश देशों में लोग जो है लोकतंत्र ही जो है वो शासन की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है। आइए इसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि लोकतंत्र के विकास कैसे हुआ। तो लोकतंत्र जो है ना पूरा दुनिया में आज फेमस हो चुका है। आज मतलब आज जो है ना पूरा दुनिया में जो है लोकतंत्र इतना ज्यादा, मतलब लोगों इसको पसंद करने लगा है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश में क्या हो? लोकतंत्र हो। तो ये भारतीय संसद है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। तो प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही भारत जो है, ग्रीस मतलब यूनान में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान में जो है वो कई विद्वान ने मानव समानता की वकालत की थी, और मानव समानता की लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण भी है। और इस तरीके से उन्होंने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी और वज्जी गणराज्य के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां आप लोग देखे होंगे।
कि वहां किस तरह से शासन प्रणाली। अब प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा। अब उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, मतलब जो है वो नियम कानून से चलने वाला था। लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या होता है कि राजतंत्र ही था। मतलब देखिए, कुछ कुछ राज्य में हम लोग लिच्छवी ये सब के बारे में पढ़े पिछले क्लास में, तो वहां कुछ कुछ राज्य में जो था वो लोकतंत्र था और कुछ कुछ राज्य में क्या था, राजतंत्र था। अब कालांतर में विश्व में राजनीतिक है ना, कालांतर समय में जो है विश्व पूरा दुनिया में जो है राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में जो है वो शासक का बगडोर जो है राजा के हाथ में रहता है। मतलब जहां राजतंत्र रहता है वो शासन करने वाला कौन रहता है, राजा होता है। उनके ही निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय होता है। मतलब राजा जो निर्णय ले लिया वही जो है उसका मतलब अडग रहेगा कि वही जो जो भी फैसला लिया है ना, वही जो है अंतिम फैसला होगा। और इस प्रकार से जो है वो शासन प्रणाली में लोग की कल्याण शासक के व्यवहार और उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। इस तरह का जहां शासन प्रणाली होता है वहां लोग का कल्याण के लिए जो है ना शासक का व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब कि शासक जो है वो किस तरह का है, इसका योग्यता क्या है, उस पर जो है निर्भर करता है। अब उस काल में जो है यदि राजा जो है वो अच्छा है तो ठीक ठाक है ना, लोग खुश रहेंगे। मतलब देखिए, राजतंत्र में क्या था कि राजा अगर ठीक ठाक है ना, राजा अगर अच्छा राजा है तो लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर राजा जो है निर्दयी है, किसी के बारे में नहीं सोचता है ना, तो वैसे में अनेक परेशानियां का जो है वो सामना करना पड़ता है लोगों को। अतः लोग इस व्यवस्था का विरोध भी करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सारे देश में कई राजतंत्र को जो है विरोध भी हुआ था। और इसके स्थान पर जो है राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र लाया गया था। मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ राजा को और लोग गणतंत्रीय व्यवस्था लाया गया था, नियम कानून से चलने वाला। लोकतंत्र की गणतंत्रीय व्यवस्था भी विकसित रूप से है। और यह शासन की अन्य प्रणालियों में जो है वो सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली है। अब देखिए, यहाँ क्या है कि शासन का ये अन्य प्रणाली से सबसे अच्छा प्रणाली जो है ना वो लोकतंत्र है, सबसे अच्छा स्वीकृत किया गया है। और इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। हर व्यक्ति को जो है ना आगे बढ़ने के लिए मतलब बराबर का हक मिलता है लोकतंत्र में। किसी को ऊंच नीच नहीं यहाँ देखा जाता है। अब जनता की इच्छाओं का सर्वोच्च प्राथमिकता भी दिया जाता है। मतलब देखिए, जो जनता की इच्छा होता है ना उसको पहले प्राइमरी दिया जाता है कि हाँ जनता लोग ये चाहता है, उसके हिसाब से जो है उनके अधिकारों का सुरक्षा भी किया जाता है। मतलब जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र में उसको सुरक्षित भी रखा जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को ये चीज अधिकार है, ये इसका सुरक्षा जिम्मेवारी है। उनके द्वारा चुनी गई सरकार की ही होती है। मतलब जो लोग चुना है जिस सरकार को लोकतंत्र में, उस सारा जिम्मेवारी जो है सरकार का होता है कि लोग को किस तरह से अच्छे सुरक्षित और ढंग से रखना है। सो अब लोकतंत्र में लोगों के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रहती है। मतलब लोकतंत्र में जो है वो बोलने के लिए लोग का स्वतंत्रता रहता है। राजतंत्र में तो बोलने के लिए भी स्वतंत्रता नहीं रहता है। वहां तो कुछ अगर राजा के खिलाफ अगर बोला जा रहा है तो राजा तुरंत जो है एक्शन ले लेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वे सरकार से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में क्या है कि सरकार से लोग प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आलोचना सकारात्मक विरोधी भी हो सकता है, कर सकता है, सरकार के लोकमत के अनुसार कार्य करती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, सरकार को हम लोग कैसे चुनते हैं। ठीक है, लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में हम लोग देख ही लिए लोकतंत्र क्या होता है। लोगों के द्वारा जो शासक चुना जाता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। अब शासक को दो तरह से चुना जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग के भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष तरीका से जो है हम लोग चुनते हैं। अब लोकतंत्र में सरकार की चयन कैसे होती है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लोकतंत्र में सरकार का चयन के लिए कैसा होता है। तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान करती है और वोट देती है, उसके प्रतिनिधि के माध्यम से फिर सरकार का चुनाव होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है, जनता के द्वारा जो है वो प्रतिनिधि को चुना जाता है और प्रतिनिधि फिर जो है वो डायरेक्ट प्रतिनिधि जो है फिर सरकार का चयन करती है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ जो है जनता सीधे अपने शासक को चुनती है। मतलब जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड में कुछ संघीय छोटे इकाई में लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जनता एक बड़ा मैदान में खड़ा हो जाता है और वहीं जो है शासक जो रहता है उसको चुनता है। अब भारत में लोकतंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। 1947 में आजादी के बाद जो है हम लोग का भारत देश कब आजाद हुआ, 1947 में हुआ, 1947 में। तो 1947 में आजादी के बाद भारत के नेताओं में काफी विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि भारत के लिए जो है ना शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र ही होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान लागू होते ही भारत जो है वो गणतंत्र देश बन गया था या नियम कानून से चलने वाला देश बन गया था। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है, जो हम लोग डायरेक्ट जो है वो शासक को नहीं चुनते हैं। किसी भी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिक को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों से प्राप्त समानता से होता है। देखिए, किसी भी अगर कोई भी देश है, कोई भी सफल लोकतंत्र देश है तो उसका कैसे पता चलेगा कि सफल लोकतंत्र देश है, तो वहां के नागरिक को जो वोट देने का अधिकार मिलेगा उससे और अन्य क्षेत्रों में जो समानता मिलता है उससे पता चलता है कि हाँ जो ये सफल लोकतांत्रिक देश है। हम लोग जानेंगे मताधिकार क्या होता है। मताधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मताधिकार की समानता, वोट देने की जो अधिकार है उसकी समानता के बारे में।
तो लोकतंत्र की सफलता जो है इस बात पर निर्भर करता है, लोकतंत्र सफल है वो किस बात पर निर्भर करेगा, तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है कि नहीं। अगर लोकतंत्र अगर अच्छा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है, तो वहां सभी लोगों को जो है वोट देने का, मत देने का अधिकार, संवैधानिक नियम से अधिकार जो है वो मिला हुआ रहता है। तो लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है भी या फिर तो नहीं है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का संविधान जो है लिखित संविधान है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिक को मत देने, मतलब जो यंग हो चुका है नागरिक, जो युवा अवस्था में आ चुका है, जिसका 18 साल से अधिक हो चुका है, 18 साल हो गया है, तो उन सभी नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी उठता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिक को, है ना, वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार जिसको प्राप्त हो गया है, तो उसी को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है वो समानता के सिद्धांत पर जो है आधारित रहता है। समानता, सभी लोगों को जो है वो बराबर, है ना, किसी को ज्यादा, मतलब जो पैसा वाला है उसको वोट देने का अधिकार दिए हैं, जिसको पैसा वाला नहीं उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो समानता, हर एक व्यक्ति जिसका वयस्क हो चुका है, चाहे वो बड़े घर का है या फिर तो ज्यादा पैसा वाला है या फिर तो गरीब है, सभी व्यक्तियों को जो है क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक को समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से उसका समाज में और नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको और भी अवसर मिलना चाहिए, और भी समानता मिलना चाहिए, कानून के और भी जो है वो प्रावधान की आवश्यकता होती है। मतलब वोट दे देने से या फिर तो वोट का अधिकार मिल जाने से वो उसका जो है वो लोकतंत्र जो है वो अच्छा, या फिर तो उसका जो है पूरा समाज में जो है वो अच्छा जो है मैसेज नहीं जाएगा। अब यहाँ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मताधिकार में समानता तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ में और क्या होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ टॉपिक देखेंगे भारतीय लोकतंत्र की समानता, है ना। भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या समानता होना चाहिए, लोगों को केवल मत देने का अधिकार मिल गया उससे ही नहीं होगा, बल्कि इसके साथ में और भी समानता देना पड़ेगा। तो क्या क्या समानता है वो चीज हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया, हर एक व्यक्ति, चाहे वो पैसा वाला है चाहे नहीं पैसा वाला है, हर व्यक्ति को जो भारत के संविधान में जो हर एक तरह का व्यक्ति, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी व्यक्तियों को जो है वो समान माना गया है। अब इसका अर्थ यह है कि किसी भी, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग से लेके, है ना, स्त्री है पुरुष है, या फिर तो धर्म से लेके हिंदू है मुस्लिम है, या फिर तो जाति लेके, किसी भी जाति को लेके वो जो है वो शैक्षिक या फिर तो आर्थिक स्तर के आधार पर वो किसी भी प्रकार का भेदभाव वो नहीं कर सकता है ना। तो ये उनको समानता मिलना चाहिए। संविधान में समानता का कुछ स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें कि कुछ निम्नलिखित प्रावधान है। पहला जो है कानून के नजर में, कानून के नजर में हर एक व्यक्ति को जो है वो समान माना गया है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोग, है ना, देश में जितने भी लोग हैं, जो कानून बना है वो सभी लोगों का जो है वो पालन करना अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति जो है वो कानून का क्या करेगा, पालन करेगा। अब चाहे वो साधारण मजदूर ही क्यों ना हो या क्यों न वो करोड़पति हो, जो कानून एक आम नागरिक के लिए है वो अमीर आदमी के लिए भी वही कानून है और उसी का जो है वो पालन करना पड़ेगा। अब हर व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। और भी क्या समानता होना चाहिए, तो चाहे जो भी जिस तरह का भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक जो मतलब जो पब्लिक सेक्टर जगह है वहां वो जा सकता है। खेल के मैदान हो गया, होटल हो गया, दुकान हो गया, बाजार हो गया, आदि जगह जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है वो प्रावधान किया गया है। क्या चीज का प्रावधान है, तो समानता का प्रावधान किया गया कि मतलब ये समानता का भी अधिकार मिल रहा है। मत का तो वोट देने का अधिकार मिला ही मिला, लेकिन उसके साथ साथ में समानता का भी अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद जो है तीसरा जो है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो छुआछूत को मानता है उसको जो है दंड मिलेगा, ये इसको जो है अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने के लिए छुआछूत वाला फिलहाल तो अभी नहीं मिल रहा है ना। इसका लगभग जो है उन्मूलन मतलब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक रोजगार, है ना। सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है और इसके अलावा शासक के सरकार में विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम द्वारा जो है वो समानता के अधिकार को लागू किया करेगा। सरकार ने सैकड़ों वर्ष तक, है ना, सालों तक जो है असमानता और व्यवहार से पीड़ित समुदाय के जीवन को सुधारने के लिए जो है अनेक कार्यक्रम, अनेक योजना और बहुत सारे तरह तरह के उद्देश्यों का जो है अधिक अवसर प्रदान किया है, जिन्हें कि अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले थे। जिन व्यक्तियों को अतीत में मतलब इतिहास में बीते कल में जो है वो नहीं जिस तरह का अधिकार मिला था, उन व्यक्तियों को जो है अभी जो है उस तरह का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि पहले जो नीच जात के मतलब लोग मानता था कि ये जो है नीचे जात के है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया
जाता था, उन लोगों को जो है वो कुछ कुछ आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो अधिक अवसर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए महिला समाख्यता कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन की योजनाएं, जिसे मूल्यता समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ये सब लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण लोगों के लिए जो है वो महिलाओं के लिए जो है शिक्षा के लिए सशक्तिकरण जो है 1989 ईस्वी में महिला समाख्यता कार्यक्रम मतलब शुरुआत किया गया था। उसी तरह से 15 अगस्त 1995 से, है ना, 15 अगस्त 1995 से क्या हुआ है कि प्राथमिक एवं उच्च जो है ना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चे को नामांकन करवाना है और उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो, बढ़े, इसके लिए उनको पोषक स्तर के सुधार के लिए जो है वो मध्याह्न भोजन मतलब जो है वो 1 बजे जो है वो भोजन दिया जाएगा। ये चीज को नियम को लागू किया गया और ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के सहयोग के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और इस योजना में तब से लेके आज तक कितना सारा बहुत सारा तरह तरह का परिवर्तन भी किया गया है। इस योजना में भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले मध्याह्न भोजन सबसे पहले भारत में तमिलनाडु राज्य में जो है वो शुरू किया गया था और 2001 से उच्च न्यायालय के निर्देश मतलब हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये पूरा देश में जो है वो लागू कर दिया गया था मध्याह्न भोजन का। तो मध्याह्न भोजन जो है वो कब से शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995 से ये शुरू हुआ है। अब इस कार्यक्रम से क्या फायदा हुआ? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल जो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायक स्कूल में जो है पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में क्या दिया जाता है? भोजन के रूप में दिया जाता है। और इस कार्यक्रम का प्रभाव जो है काफी सकारात्मक रहा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। इससे चलते जो है वो विद्यालय में, है ना, विद्यालय में जो है गरीब के बच्चे जो है नामांकन करवाने लगे, एडमिशन करवाने लगे कि एक टाइम के खाना तो मिल जाएगा। विद्यालय में उनका बच्चे के ठहराव होने लगा और दोपहर में जो बच्चे की माँ जो है ना काम छोड़कर खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था, वो माताओं के लिए भी जो है ये इससे राहत मिला, ये मध्याह्न भोजन से। तो इस कार्यक्रम को जातिगत या पूर्वाग्रहों का कम करने में भी सहायता हुआ। चाहे वो किसी भी तरह का जात का लोग है, वो सब एक ही तरह के खाना को खा रहा है ना, तो इसमें भी भेदभाव नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि भारत में असमानताएं, है ना, भारत में क्या क्या असमानताएं हैं। तो भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानताएं भी अभी भी मौजूद है। कुछ कुछ क्षेत्र में जो है भारत में अभी भी असमानताएं देखने के लिए मिलता है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। आपको कई ऐसे स्त्री या पुरुष और बच्चे भी मिल जाएंगे जो सड़क के किनारे क्या करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़ा या कुछ इस प्रकार के वस्तुओं को चुनते रहते हैं, है ना, या फिर तो ट्रेन में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते रहते हैं, या फिर तो कुछ लोगों के पास जाके जो है वो रुपये मतलब भीख मांगने टाइप में मांगते हैं। प्रायः इनके साथ जो है ना इस तरह के व्यक्तियों के साथ में उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको कभी लात मार दिया जाता है तो कभी और भी कुछ बोल दिया जाता है। तो इस वजह से निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारण से भी असमानताएं का सामना करना पड़ता है। देखिए निर्धन का मतलब क्या होता है? निर्धन का मतलब कि व्यक्ति के लिए जो जीने के लिए जो न्यूनतम चीज भी चाहिए, न्यूनतम चीज भी उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको बोलते हैं निर्धन। तो ऐसे ही असमानता का एक आधार जाति व्यवस्था है। अभी हम बताएं कि मतलब असमानता, जैसे यहाँ हम लोग का टॉपिक है भारत में असमानताएं, तो भारत में असमानताएं जो है वो कैसे देखें कि मतलब किस तरह के लोग जो है अभी भी गरीब लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखेंगे कि मतलब जो है प्लास्टिक के बोतल चुनते रहते हैं, ट्रेन में जो है अवैध रूप से झाड़ू लगाते रहते हैं, ये सारे चीज, और उनके साथ में उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो आप सोचते होंगे कि जाति पहचान गांव में ही होता है ना, जाति का जो है जाति पहचान जो है वो गांव में ही होता है, शहर में नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो शहर के लोग भी जाति व्यवस्था पर विश्वास, जैसे कि देखिए यहाँ क्या है कि गांव में तो जात देखता है कि मतलब हाँ यही जात है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। लेकिन शहर में जो है वो इस तरह का जो है नहीं किया जाता है। लेकिन शहर में भी जो ये चीज अभी तो पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शहर में भी जो है बहुत ज्यादा जो है गरीबी है। शहर में भी जो लोग है, आप शहर में जाएंगे तो अगर बाइक में है तो बहुत सारा ऐसे बच्चा है कि मतलब पैर पकड़ने लगता है ना। तो समाचार पत्र एवं वैवाहिक विज्ञापन कॉलम को देखिए और देख पाएंगे कि शिक्षा की प्राप्ति शहरी और भारतीय दीवारों में देखिए। हम लोग यहाँ थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे, है ना, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो शहर में, अगर यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि शहर में इस तरह से नहीं होता है, हाँ ये चीज है, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है वो शहर में भी ये चीज को मानता है। यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि गांव में ही बस खाली जो है वो जातिगत को माना जाता है, मतलब गांव के लोग जो है वो अपने ही जाति में शादी करता है, शहर के लोग ऐसा, हाँ ऐसा है, लेकिन जो है ना जातिगत जो है शहर में नहीं माना जाता है, बस खाली जो पढ़े लिखे हैं ना वो लोग इस तरह करते हैं। तो वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक छोटी सी कहानी है। मीरा और शोभा दो सहेली है, दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। मीरा के पिता उसकी पढ़ाई 10वीं के बाद रोक दी और इससे वह दुखी होता है और शोभा को इस बारे में बताती है। शोभा जो है ना, शोभा भी उसके दुख को समझकर दुखी होती है और उससे जो है इस बात को भूलकर जीवन में आगे पढ़ने के लिए जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो सलाह दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद विषम परिस्थितियों के कारण शोभा की अपनी पढ़ाई जो है बंद करनी पड़ती है। बहुत
वह बहुत ही रोती है और आज उसे सही अर्थ में मीरा का दुख का अनुभव होता है। उसके बाद दोनों सहेली मिलकर अपने परिवार को समझाती है और इसके परिणाम स्वरूप जो है मीरा आज शिक्षिका है और शोभा पुलिस इंस्पेक्टर है। देखिए यहाँ कहानी क्या होता है, मीरा और शोभा दोनों क्या है, सहेली है और दोनों पढ़ने में क्या थी, बहुत अच्छी ही थी। और मीरा के पिता उनकी पढ़ाई 10वीं क्लास में ही रोक देते हैं। मीरा की पढ़ाई जो है 10वीं क्लास में रोक दिया जाता है और इससे मीरा जो है बहुत ही दुखी हो जाती है और ये बात को जो है शोभा को बताती है। शोभा उसकी फ्रेंड है और शोभा जो है वो भी ये बात सुनकर दुखी हो जाती है समझकर। अब उसे इस बात को भूलकर जीवन के आगे बढ़ने के लिए सलाह दिया जाता है। मतलब अब बोलती है कि जो ये बात जो है उसको भूल जाओ, है ना, मीरा बोलती है कि ये बात भूल जाओ और हम लोग आगे बढ़ते रहो। कुछ दिनों के बाद विषम परिस्थितियों के कारण जो है शोभा अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। शोभा जो है वो अपने पढ़ाई बंद करना पड़ जाता है, वो बहुत रोती है और आज उसे सही अर्थ का मीरा का दुख का अनुभव भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि बाद में दोनों सहेलियां मिलकर परिवार को समझाती है ना, मतलब समझाने के बाद जो है इसका परिणाम ये होता है कि दोनों जो है वो अच्छे खासे मतलब जॉब में है। तो ये चीज, तो आइए कुछ यहाँ हम लोग समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुख में देखता है तो उसके दिल में करुणा, दया, हमदर्दी आदि भाव जो है वो जागृत हो जाता है। अब तब जो है तब वह दुख जो है वो दुख को पहचान कर उसे दूर करने के बारे में जो है वो सोचता है और इसका जो है भावना को भी जो है सहानुभूति का भावना कहा जाता है। जैसे कि जब मीरा की पढ़ाई छूटी तो शोभा के भी मतलब दिल में क्या हुआ, मतलब सहानुभूति आई। जबकि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सुख या दुख में भावों में स्वयं अनुभव करता है तब वह जो है वो सहानुभूति व्यवस्था में होता है। जैसे कि जब मीरा के साथ साथ शोभा की भी पढ़ाई छूट गई थी तो शोभा भी सहानुभूति का भाव से अनुभव किया था। इस तरह से सहानुभूति का भावना जो है जागृत होने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसी घटना हो तभी जो है व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति के साथ मतलब इस तरह की घटना घटित हुई हो, वो दूसरे के दुख को देख कर भी जो है वो सहानुभूति कर सकता है। अब यहाँ बात आता है कि यहाँ शादी के लिए बोला था कि विज्ञापन देखिए, तो क्या लिखा गया है, तैलिक 28 साल उम्र हुआ है, 5 फीट 7 इंच पीएचडी किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, नेट सरकारी शिक्षक हेतु स्वजातीय कन्या चाहिए, मतलब ये स्वजातीय चाहिए, मतलब खुद का मतलब जाति चाहिए। उसके बाद यहाँ 23 साल का 5 फीट 3 इंची स्लिम गोरी स्नातक कोर कंप्यूटर साइंस ब्राह्मण कन्या हेतु स्वजातीय चाहिए, ब्राह्मण कन्या के लिए इसको वर चाहिए। उसी तरह कुर्मी है ना, 27 साल हुआ है, 5 फीट 6 इंची मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेतु शिक्षित स्वजातीय वधु चाहिए। तो यहाँ इससे क्या हम लोग को मिलता है, तो समाचार पत्र में व्यवहारिक हम लोग देख लिए कि मतलब जो है किस तरह चाहिए क्या किसको। अब यहाँ आता है मानवीय गरिमा का मूल्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर व्यक्ति का जो है वो आत्मसम्मान होना जरूरी है। हर व्यक्ति को जो है आत्मसम्मान होना जरूरी है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसका भी कुछ इज्जत है, उसका भी कुछ वैल्यू है। तो प्राय कुछ लोग जो है कुछ लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार बस इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म जो है वो किसी जाति या लिंग या धर्म में हुआ है और अमीर या गरीब में हुआ है। मतलब देखिए मानवीय गरिमा का मूल्य मतलब यहाँ हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ गरिमा होता है, कुछ ना कुछ उसका आत्मसम्मान होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि प्राय कुछ लोग के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है और असमानता का व्यवहार इसलिए किया जाता है कि उनका जो है जन्म किस जाति में या किस लिंग या किस धर्म अथवा अमीर में या गरीब में हुआ है उसमें देखा जाता है। जब लोग के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता था तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। जैसे कि एक यहाँ फिल्म है, ये फिल्म का जो है ये दिख रहा है वो किसी फिल्म का है और वो फिल्म का नाम है 1975 में बना हुआ है दीवार फिल्म, है ना। अब दीवार फिल्म में क्या होता है कि जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का जो है ना, वो जो जूता पॉलिश करवाता है उसके द्वारा फेंक के जो सिक्का दिया जाता है ना, तो लड़का जो है वो सिक्का उठाने से इनकार कर देता है और इनकार इसलिए करता है क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ है, मेहनत से वो जूता साफ किया, लेकिन उसको पैसा जो है फेंक के दिया जा रहा है। मतलब जो है उनके साथ जो है उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका जो गरिमा नहीं है, तो वो उसका भुगतान आदर से भी कर सकता था, है ना, कि चलो तुम मेहनत से मेरा जूता को साफ किया है, इज्जत से दो, तुम हाथ में पैसा लो। तो व्यक्ति जो है फेंक के पैसा देता है और वो लड़का जो है पैसा लेने से इनकार कर देता है। तो इसको बोलते हैं कि आत्मसम्मान। आखिर हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा भी कुछ इज्जत है, ठीक है हम गरीब है ना, तो वो इसमें ये नहीं है कि मतलब हम गरीब है तो मेरा मतलब कोई भी आत्मसम्मान नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं, कोई गरिमा नहीं है, ऐसा नहीं। अब देखते हैं हम लोग बाल संसद। बाल संसद के बारे में जानेंगे। तो बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ के लिए विकसित करने के लिए जो है ये प्रायोजिक एक मतलब योजना है बनाया हुआ कि मतलब जिस तरह से हम लोग देश है, देश में बहुत सारा जनता है और उसमें भी जनता में से ही कुछ लोग नेता बनते हैं, कुछ बनते हैं। तो उसी तरह से स्कूल है ना, स्कूल जो है स्कूल में ही बहुत सारा स्टूडेंट है और उसमें से कोई जो है प्रधानमंत्री बनता है, कुछ कोई मंत्री बनता है। मतलब लोकतंत्र को समझने के लिए, इससे विद्यार्थी में नेतृत्व करने की समस्या में समाधान ढूंढने का निर्णय लेने की जो है सामूहिक एकता भावना जो है विकास हो, इसलिए जो है इस तरह का बाल संसद बनाया जाता है ताकि वो लोकतंत्र को समझ पाए।
नेक्स्ट आता है झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में जो है बाल सदन का जो है गठन किया जाता है, और बाल सदन में जो है, बाल संसद में जो है प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे मंत्री भी होते हैं, जिस तरह से हम लोग के देश में होता है। अब प्रत्येक का एक निश्चित कार्य भी होता है, हर मंत्री का अपना अपना काम होता है, और बाल संसद में जो है वो सदस्य विद्यालय के ही विकास के लिए किया जाता है और कार्यों में समीक्षा करते हैं, और इनमें अपनी अपनी कार्य की योजना भी होती है, मतलब कौन क्या काम किस तरह से करेगा। और बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या जो है वो लगभग 80 होती है, और जो विद्यालय में नामांकित बच्चे पर ही संख्या पर निर्भर करता है, मतलब तो जो बच्चा है स्कूल का है ना, उस बच्चे पर निर्भर करता है। अब बाल संसद का क्या उद्देश्य है, तो बाल संसद का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि विद्यालय में विकास हेतु जो है नया नया योजना बनेगा, विद्यालय के शिक्षण और कार्य को बेहतर संचालन करने में इससे सहायता मिलेगा, विद्यालय के बच्चे को प्रकृति और पर्यावरण में संवेदनशील बनाने के लिए इससे मदद मिलेगा, और कक्षा में सीखने का माहौल भी विकसित होगा। तो ये सारा चीज जो था बाल संसद का उद्देश्य था। और भी क्या उद्देश्य है, तो बच्चों को संपूर्ण व्यक्ति का विकास होगा, बच्चों के जो है विद्यालय में समुदाय से जोड़ने का विकास होगा, विद्यालय में जो है प्रबंध से जुड़े विषयों की पहचान व उस पर ठोस निर्णय लेना होगा, विद्यालय में जो है वो बच्चों को आकर्षण बनाने के लिए इसका उद्देश्य होता है, बच्चों की उपस्थिति नियमित रहे उसके लिए चीज किया जाता है, शिक्षण सामग्री का रख रखाव नियमित उपयोग हो, विद्यालय के समय समय जो है सारणी के अनुसार जो है विद्यालय में पठन और पाठन भी हो, और विद्यालय को स्वच्छ रखना हो। ये मेन मकसद जो होता है वो बाल संसद का उद्देश्य होता है। विद्यालय में हर एक तरह की, मतलब जिस तरह से देश होता है, देश में किस तरह की, मतलब रक्षा मंत्री का काम क्या है, स्वास्थ्य मंत्री का काम क्या है, शिक्षा मंत्री का काम क्या है, वित्त मंत्री का काम है क्या है, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, तो उसी तरह से जो है वो स्कूल में भी जो है वो स्कूल को एक देश टाइप में मान लिया जाता है, और उसमें साफ सफाई से लेकर जो भी चीजें हैं उनके लिए ये चीज किया जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का जो है वो प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान है, तो राज्य में किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये चीज समानता का प्रावधान किया गया है कि हर एक व्यक्ति को समानता मिले, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी जाति, मूलवंश, लिंग, धर्म, जन्मस्थान इस तरह लेके जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान जो है वो जन्म स्थान के लेकर ये भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद दुकानों, सार्वजनिक स्थान हो गया, वो भोजनालय हो गया, होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान हो गया, ये सब जो प्रवेश करने से भेदभाव नहीं कर सकता है। अगला जो है ख में पूर्णतः या फिर तो अंशतः राजनिधि से पोषित या फिर तो साधारण जनता के उपयोग के लिए जो है वो समर्पित कुओं, तालाब, स्नानागार हो गया, सड़क हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व का शर्त के अधीन नहीं होगा। ये सारा चीज जो है वो प्रावधान किया गया है। अब यह विचारणीय विषय है, विचार करने वाला विषय है। कानून के होने के बावजूद भी लोग ना, कानून के इतना होने के बावजूद भी जो है अभी भी लोग जो है किसी लोगों के साथ में असमानताएं के व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई कारण हैं। कानून बन जाने के बाद भी लोग जो है उनके साथ में समझने से इनकार कर देते हैं, या जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के जो है विरुद्ध है। वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और माहौल जो है वो महिला होने के आधार पर भी जो है वो असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य यह कारण है कि जनता में जो है सामूहिक जनता में जो है वो दृष्टिकोण से वो धीरे धीरे जो है क्रमिक रूप से परिवर्तन, मतलब परिवर्तन आ रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। वर्तमान दृष्टि में अगर देखा जाए तो बदलाव तभी संभव होगा जब सभी लोग जो है एक समान समझने लगेंगे, मतलब हर लोग जो है एक दूसरे को एक समान समझेंगे, तभी जो है ये बदलाव आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है, मतलब इसमें सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि हर व्यक्ति का जो है वो सम्मान है, आत्मसम्मान है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ गरिमा है ना। तो वो चीज सबको समझ में आएगा, तब जो है ये चीज खत्म होगा। अब प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कि व्यक्तियों की विभिन्न समाजों की सक्रिय सहयोग देना मतलब आवश्यक है। अब अन्य लोकतंत्र में समानता का मुद्दे के बारे में लोग थोड़ा सा जान लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में जो है लोकतंत्र में असमानता का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। और भी समानता के लिए संघर्ष और भी देश कर रहा है। संसार में अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं और जिनके पूर्वज भी गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, और अफ्रीकी अमेरिकन ये लोग कहलाते हैं। मतलब यहाँ समझिए कि अमेरिका में क्या है कि अफ्रीका से कुछ लोग गुलाम बना के लाए गए थे और उनके पूर्वज भी वहां रहते थे, जो कि वो लोग काले दिखते थे, है ना। 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकन के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी किया गया था। इसमें से जो है वो सबसे पहले वहां के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकों के साथ जो है वो बहुत ही असमानता का व्यवहार करते थे। मतलब अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो गोरे रहते थे, लेकिन अफ्रीका से जो लोग आए थे वो लोग काले थे, उनके साथ में जो था असमानता का व्यवहार किया जाता था। कानून के नजर में वह समान नहीं माने जाते थे। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करने समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, जो काले लोग होते थे। जब भी कोई गोरा आदमी आता था तो वो बैठना चाहता था तो उन्हें
जो है अपनी सीट उसको उठ के, है ना, गोरे लोग को देना पड़ता था, मतलब जो काले लोग थे उनको उठ के और गोरे लोग को देना पड़ता था। उसी तरह से रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि दिन भर काम करने करके जो है वो थक जाती है और वो बाद में बस उन्होंने अपने सीट पर मतलब एक गोरे व्यक्ति जो है उसको देने से मना कर देती है ना। एक महिला जो थी, कौन महिला, तो रोसा पार्क्स, है ना। ये जो है वो दिन भर काम करने के बाद बस से जा रही थी, अब थकी हुई थी, अब गोरे आदमी आता है तो ये सीट देने से मना कर देती है और उस दिन उसने इनकार कर दिया अपना मतलब सीट देने से। अफ्रीकी अमेरिका के साथ में असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन वहां से फिर शुरू हो जाता है, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। वहीं से जो है ना वो ये मतलब इस तरह का वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, मतलब सीट जो देने से मना करती है तो इसके बाद ये जो है वो आंदोलन फैल जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा हिंसात्मक तरीके से चलाया गया था और ये जो है ना एक अहिंसात्मक तरीका से चलाया गया था, सॉरी अहिंसात्मक तरीका से मतलब बिना खून खराबा मार धार के मतलब ये अहिंसा चलाया गया था। और वे अमेरिका का एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे, उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था, है ना, मार्टिन लूथर को, है ना, मार्टिन लूथर को जो था 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था मार्टिन लूथर को। और इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में जो था अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत जो है वो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल का भेदभाव जो था वहां निषेध कर दिया गया था और हटा दिया गया था। उसके बाद अफ्रीकी अमेरिकी के बच्चे का भी जो है किसी स्कूल में भी नामांकन हो सकता था, वो भी जो है बच्चे मतलब जो काले बच्चे हैं वो भी कहीं कोई भी स्कूल में आप नामांकन ले सकते थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन अभी भी वहां गरीब है। अधिकतर जो है अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था वाले स्कूल में नामांकन करने से असमर्थ अभी भी, मतलब वहां ये चीज है। लोकतंत्र में समानता और उनके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है और व्यक्ति और समुदाय के स्वाभिमान के लिए गरिमा तभी बन सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्या हो, संसाधन हो और उसके साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा हो। तो ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आई होप कि सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग जो है और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।